सेंटर के इस मंच पर आपका भव्य स्वागत है। आज आपके लिए क्लास लेके आए हैं सवरों की। तो सवरों का कुछ पार्ट बाकी रह गया था, वो बाकी आज पूरा करेंगे आपका। तो देखिए, जातीय आधार पर सवरों को दो भागों में बांटा है, दो भागों में। नंबर 1 सजातीय स्वर और नंबर 2 विजातीय स्वर। सजातीय का मतलब होता है जाति का समान होना और विजातीय का मतलब होता है जाति का असमान होना। अब सजातीय में क्या होंगे, दो समान स्वर आपस में मेल करेंगे और मेल करने के बाद जो स्वर बनेगा वो सजातीय स्वर कहलाएगा। विजातीय स्वरों में क्या होगा कि दो अलग अलग स्वरों का योग होगा। आइए देखते हैं सजातीय स्वर। इसकी परिभाषा बनेगी दो समान जाति के स्वरों के योग से बनने वाले स्वर। दो समान जाति के स्वरों के योग से बनने वाले स्वर। अब इसमें 3 स्वर आते हैं, कौन कौन से? ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ये 3 जो स्वर हैं आपके, ये सजातीय स्वर की श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे। सजातीय ए प्लस ए, दोनों की जाति समान है। एक ए है तो दूसरा भी ए ही है, एक ई है तो दूसरी भी ई है, एक ऊ है तो दूसरा भी ऊ है। इनके योग से जो स्वर बने हैं वो बना है आ ई ऊ। 3 स्वर आपके सजातीय स्वरों की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब बात करते हैं विजातीय की। अभी बताया गया था मैं आपको कि विजातीय होता है असमान होता है, अलग अलग, दो अलग अलग स्वरों के योग से बनेंगे। उन स्वरों की जाति अलग होगी दोनों की। इसमें पहले वाले में तो समान थी, जैसा पहला था वैसा दूसरा था, लेकिन अब इसमें असमान हो जाएंगे स्वर। देखो कौन कौन से स्वर हैं वो हैं आपके विजातीय में ए और ई को मिलाएंगे तो ए का निर्माण होगा, ए और ऊ को मिलाएंगे तो ओ का निर्माण होगा, ए और ए को मिलाएंगे तो आई बनेगी भाई आपकी, और ए और ओ मिलाएंगे तो औ बनेगा आपका। ये चार आपके विजातीय स्वरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे। 4 स्वर, ए, ओ, आई और औ। इन विजातीय स्वरों को संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है भाई। कौन से स्वर? संधि स्वर। संधि स्वर क्यों? क्योंकि ए और ओ का जो प्रयोग है वो गुण संधि में होगा और आई का और औ का प्रयोग है वो वृद्धि संधि में होगा, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर के साथ साथ इन 4 स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त क्यों? क्योंकि दो का अलग अलग योग है, दो अलग अलग स्वरों का योग है, इसलिए इनको संयुक्त की श्रेणी में रखा गया है, संयुक्त स्वर। अगला जो पॉइंट है आपका वो है कि जिह्वा के आधार पर, जिह्वा संस्कृत का शब्द है जिह्वा, वैसे कह देंगे जीव के आधार पर भी कह सकते हो आप। जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। पश्च स्वर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। जीव के अगले भाग से उच्चारित होंगे वो अग्र की श्रेणी में रखेंगे, बीच में से होगा वो मध्य में हो जाएगा और पीछे से जो उच्चारित होंगे वो पश्च हो जाएंगे आपके। अग्र की श्रेणी में 4 स्वर आएंगे, ई और ए आई। ये 4 स्वर हैं, ये आपके अग्र स्वर कहलाएंगे, आपके अग्र स्वर। मध्य की श्रेणी में एक ही स्वर आएगा जिसमें जीव ना तो आगे जाएगी और ना जीव आपकी पीछे जाएगी,
उसकी श्रेणी में एक ही स्वर है, वो है ए। ए भाई, ए को हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? मध्य स्वर की श्रेणी में रखेंगे। बाकी जो बच गए, और आ बच गया, ऊ, ओ और औ, ये आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। कौन से? पश्च स्वर। अब पश्च स्वरों की श्रेणी में एक स्वर और सम्मिलित किया गया जो हमारा नहीं है, वो बाहर से लिया गया है, जिसको हम आगत या विदेशज स्वर कह देंगे। आगत या विदेशज। क्यों? इसका जो साउंड है वो भी पश्च से होगा, आगत या विदेशज स्वर। ये स्वर जिस भी शब्द में जुड़ के आएगा वो शब्द आपका विदेशज या आगत शब्द कहलाएगा। जैसे आप देखो, बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, तो ये सारे के सारे जो ये इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो सारे विदेश के होंगे, जिन्हें हम विदेशज या आगत शब्द कह देंगे। आज से पहले हमारी जो वर्णमाला थी उसमें 14 स्वर थे, अब बच गए 11, 3 हट गए। कौन कौन? एक तो ये हट गया, एक ये हट गया और एक ये हट गया। इसको बोलेंगे अनुस्वार, इसको बोलेंगे विसर्ग और इसको बोलेंगे अनुनासिक। इन दोनों को मिलाकर के एक अलग से नाम दे दिया इनका, और वो नाम है इनका अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह होते क्या है कि वे वर्ण जिनकी गणना या गिनती न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ये अलग अलग जब काम करना शुरू करेंगे तो ये तो करेगा अनुस्वार का काम करेगा और ये करेगा विसर्ग का काम। इसका नाम है भैया अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिस वर्ण के उच्चारण में ध्वनि नाक के पीछे से आई। अनुस्वार में नाक से आएगी, विसर्ग से कंठ में आएगी, और अनुनासिक की आएगी नाक के पीछे से। कंपन होगा जब इसको बोलेंगे ना, तो ये कंपन होगा। और जो ये ऊपर लगी हुई है ये, इसको हम नाम देंगे अर्धचंद्र बिंदु का नाम दे देंगे, ना कि चंद्र बिंदु। क्योंकि बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि चंद्र बिंदु, ना भाई चंद्र बिंदु नहीं है ये अर्धचंद्र बिंदु है। क्या बोलेंगे इसको? अर्धचंद्र बिंदु। चांद कैसा है? आधा है तो अर्ध होगा, पूरा थोड़ी बोलेंगे फिर हम। तो ये अनुनासिक हो गया आपका, ये विसर्ग हो गया आपका, और ये हो गया आपका अनुस्वार। अब इस अनुनासिक का प्रयोग कैसे होता है? ये है हमारी एक शिरोरेखा। जब शिरोरेखा से स्वर की कोई मात्रा नीचे रह जाती है तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे मां, अब ये रेखा शिरोरेखा इससे नीचे रह गई, आगे मात्रा ऊपर लगा दिया। कहां? क्यों? कहने मतलब ये है कि आ की और ऊ की मात्रा के साथ अनुनासिक का प्रयोग कर देंगे हम, बाकी के साथ अनुस्वार का। जैसे मैं कहूं मैं, अब इसने इस मात्रा ने क्या किया? शिरोरेखा को क्रॉस कर दिया तो ऊपर अनुस्वार चला गया। दोनों, अब दोनों लिखा तो फिर मात्रा क्रॉस हो गई आपकी। अब मैं लिखा हूं पांचवे, अब पांचवे में क्या हुआ? पहली वाली जो मात्रा थी तो नीचे रहेगी रेखा से, और अगली वाली मात्रा ने क्रॉस कर दिया, तो यहां तो अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया और यहां अनुस्वार प्रयोग हो गया। जैसे आंखें, अब आंखें में एक मात्रा तो रह गई नीचे, तब तो हो गया अनुनासिक का प्रयोग, और एक मात्रा ने क्या किया? क्रॉस कर दिया शिरोरेखा को। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? अनुस्वार का। तो ऐसे इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये था आपका स्वरों का पोर्शन। स्वरों की श्रेणी में जो भी आए हैं सारे मैंने बता दिए आपको, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो देखेंगे आगे। अब बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन, अब व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा था। कुल 33 तो व्यंजन थे, इसको 3 भागों में बांटा था। एक भाग था 25, एक भाग था 4 और एक था 4। 4 का नाम था 25 का नाम था स्पर्श व्यंजन, 4 का नाम था अंतस्थ व्यंजन, और इन 4 का नाम था ऊष्म व्यंजन।
अब बात करते हैं कि भाई स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रियों को छूकर निकलती हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रियों को छूकर निकलती हो। अब कहोगे सर स्वर तंत्रियां होती क्या हैं, हमें तो मालूम ही नहीं। तो भाई स्वर तंत्रियां होती हैं आपकी कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंते है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव है। ये स्वर तंत्रियां होती हैं आपकी। जब फेफड़ों से हवा निकलेगी तो ये हवा किसी न किसी स्वर तंत्री को स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या है आपकी 25। अब इस 25 को है ना व्याकरण में 5 वर्गों में बांट दिया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। 5 वर्गों में बंटने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। वर्गीय व्यंजन, ठीक है, वर्गीय व्यंजन। तो वो 5 वर्ग कौन कौन से वो देखो। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब पूरी लिख देता हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी शॉर्ट तरीका अच्छा रहेगा। अब ये जो 5वां जो वर्ण है ये अड़े नहीं है, ना कि ये ड है, इसको बोलेंगे गे। क ख ग घ गे, ना कि अड़े ना कि ड। च छ ज ज ये, ट ठ ड ढ अणे, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये आपके 25 पूरे हो गए। इन 25 को कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन। और 5 वर्गों में बंटने के कारण इन्हें हम वर्गीय व्यंजन का नाम भी दे सकते हैं कि भाई वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो हम कह देंगे 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई? 25। क्लियर? 4 थे हमारे अंतस्थ व्यंजन, वो थे य, र, ल और व। ये आपके कहलाए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ ये कहलाए आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि ये जो दो है ना, ये दो य और व, ये हिंदी व्याकरण में इन्हें अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अर्ध स्वर के नाम से। अब पेपर में आया हुआ कई बार कि इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है, या तो य का नंबर आएगा या फिर व का नंबर आएगा। दोनों में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। अगर आप बात करता है अर्ध स्वर की कि भाई अर्ध स्वर बताइए आपका कौन सा है इनमें से, तो अर्ध स्वर की श्रेणी में य या फिर व आएगा। 4 हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म वो है स और है। ये ऊष्म व्यंजन आपके। इसमें क्या होगी? मुख से हवा गर्म निकलेगी। जब आप इनका उच्चारण करोगे तो मुख के आगे हाथ लगा के देखना, हवा गर्म गर्म निकलेगी इसमें, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और यहां से भी प्रश्न पड़ता है कि भाई ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम बताइए। अब ये जो मैंने लिखा है ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 3 और बना देगा। भाई क्या करेगा? इसको इधर ले आएगा, इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर ले आया, इसको इधर लेगा, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, ऐसे करके वो 4 ऑप्शन बना देगा आपके सामने। फिर कहेगा कि ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम बताइए। तो ये ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम है। पहले वाला जो स है, सलगम वाला, ये तालव्य स की श्रेणी में रखेंगे इसको। जब कभी कोई आपसे कहे कि भाई स लिखो, तो आप लिख नहीं पाओगे स को। क्यों? क्योंकि वो लिखवा कुछ और कौन सा स रहा है, आप लिख कौन सा रहे हो, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपका। तो हम इन 3 स को इनके उच्चारण स्थान के आधार से लिख सकते हैं, ना कि बगैर इनके। ये स षटकोण वाला जो स है ये रहेगा मूर्धन्य स, इसको मुर्दा बोलते हैं, मूर्धन्य। और ये स रहेगा आपका दंत्य। अब लिख सकते हो आप। मैं कहूं कि भाई दंत्य स लिखो तो सड़क वाला स लिखना है। मैं कहूं कि भाई तालव्य स लिखो तो सलगम वाला स लिखना है। मैं कहूंगा भाई मूर्धन्य स लिखो तो षटकोण वाला स लिखना है। ठीक है, तो ये 33 व्यंजन हो गए आपके, 11 स्वर हो गए आपके, 44। अब हमने कहा था कि कुल वर्णों की संख्या वर्णमाला में 52 थी, कुल वर्णों की। अब 52 में 8 की कमी और पड़ेगी, वो 8 आपके ये हैं। 4 ये जोड़ रहे उसमें, श, त्र, गे और स्र। इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों?
क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनेंगे, ये दो व्यंजनों के योग से बनेंगे। कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बनेंगे? ये देखो, ये बनेगा आधे कै में पूरा से, ये बनेगा आधे तय में पूरा र, ये बनेगा आधे जय में पूरा ये, और ये बनेगा आधे से में पूरा, आधे से में पूरा र, आधे से में पूरा र श्रय। ये दो व्यंजनों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है। और ये पूछा भी गया था कि इस वर्ण का सही वर्ण विन्यास क्या है या वर्ण विच्छेद क्या है। ये पेपर में आ लिया, क्षय वर्ण का सही वर्ण विन्यास। अगर इसका सही वर्ण विन्यास किया जाए तो ये टूटेगा ऐसे, आधा कै प्लस में आधा से प्लस में ए, ऐसे टूटेगा। कब? जब इसका वर्ण विन्यास करेंगे तब। अगर इसको संयुक्त व्यंजन बनाते हैं तो फिर आधा कै और पूरा से ही मिलेगा। लेकिन अगर वो पूछे कि इसका वर्ण विन्यास कीजिए तो से को भी फिर हमने आधा रखना पड़ेगा। से में क्या निकालेंगे? फिर हम ए निकाल देंगे बार सवर। ठीक है। तो ये 44 से 4 48 हो गई। दो आपके अयोग हुआ थे, अंग और अ है 50। दो वर्ण हमारे ये हैं ड और ड, इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। क्या? कौन सा नाम? उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त। दूसरा नाम है इनका ताड़न जात, तीसरा नाम है इनका तड़ित, और चौथा नाम है इनका दवी गुण व्यंजन, दवी गुण व्यंजन। कोई भी नाम पूछ सकता है भाई इनमें से दवी गुण व्यंजन बताइए। ठीक है। दवी गुण व्यंजन या ताड़न जात कैसे पूछ सकता है आपसे, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये जो दो हैं ड और ड, इनकी एक अलग ही पहचान है व्याकरण के अंदर। वो क्या है कि ये वर्ण या तो शब्द के बीच में काम में लिए जाएंगे या शब्द के अंत में काम में लिए जाएंगे। शब्द के पहले आज तक कोई वर्ण नहीं, शब्द ऐसा नहीं आया जिसमें ये पहले आते हों। फिर भी आपके दिमाग में चल रहा होगा ढोलक डमरू ढक्कन, तो ढोलक डमरू ढक्कन में इनका प्रयोग होता है, ना कि इनका। अब डमरू लिखो डमरू, ढोलक लिखो ढोलक, अब कहीं आए ये नहीं आए। लेकिन मैं कहूँ लड़का, अब ये बीच में आ गया। मैं कहूँ बुड्ढा, अब ये लास्ट में आ गया। मैं कहूँ लकड़ी, अब ये लास्ट में आ गया। अब इसका उच्चारण भी अलग होगा। देखो कैसे होगा उच्चारण इसका। जैसे हमने लिखा, ये लिखा, अब इसको उच्चारण में आप गढ़ बोलोगे, लेकिन गढ़ नहीं है ये। इसका अर्थ, इसका उच्चारण होगा गढ़, गढ़ बोलेंगे गढ़। अब ये बिंदी लगाएंगे इंग्लिश चीज के, अब बनेगा ये गढ़। पढ़, अब ये पढ़ है ना कि पढ़, अब हो गया ये पढ़। लड़, अब है ये लड़। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वर्ण या तो शब्द के अंत में काम में लिए जाएंगे या शब्द के बीच में काम में लिए जाएंगे। शब्द के पहले या प्रारंभ में इनमें से कोई सा भी वर्ण काम में लिया नहीं जाएगा। यही इनकी एक पहचान है, खासियत। चार नामों से जाने जाएंगे। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंके हुए, फेंके हुए। जब आप इनका उच्चारण करते हो ना तो जीभ का अगला भाग झटके से जाके मुख के अंदर गिर जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। ठीक है। ये आपके 52 पूरे हो गए हैं। अगला पॉइंट बनता है आपका कि प्राणतव के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा है। प्राणतव, प्राणतव के आधार पर, प्राणतव के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अब यहां प्राण से मतलब है वायु से, प्राण का मतलब है वायु से। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती हो।
जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती हो वे वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। देखो इसकी श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इनकी श्रेणी में आएगा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा। नहीं आया हुआ समझ में? 1 3 5 देखो तो इधर वो ये है क, ग, ग, च, ज, य, ट, ड, ण, त, त, द, न, प, ब और मैं। ये आपके 1 3 5 हो गए। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। 1 3 5। प्लस में सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर। प्लस में अंतस्थ व्यंजन जो आपके 4 अभी पढ़े गए हम, यर लव, और प्लस में अनुस्वार, ये आपके कहलाएंगे अल्प प्राण वर्ण। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती हो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती हो महाप्राण कहलाते हैं। इन महाप्राण की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वो आएंगे वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण। इनके बीच के क के बाद ख, ग के बाद घ, 2 और 4। अब तो लिखने की जरूरत नहीं होगी 2 4 को, तो देख लो ये तो हो गया। प्लस में ऊष्म व्यंजन जो अभी पढ़ के गए हैं, ऊष्म व्यंजन स, स, स है। प्लस में विसर्ग। इस प्रकार से इनकी संख्या 15 हो जाती है और इनकी संख्या 31 हो जाती है। क्लियर? तो ये आपके हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम निकलेगी वो अल्प प्राण की श्रेणी में जाएंगे, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलेंगी वो महाप्राण की श्रेणी में चले जाएंगे। अब आप एक तो मुख के आगे हाथ लगा के बोलो क, कम निकलेगी हवा, फिर बोलो ख, तो क के बजाय ख में अधिक निकलेगी। तो ख कौन सा वर्ण है? दूसरा। क कौन सा वर्ण है? पहला। पहले में कम निकली तो वो अल्प प्राण में चला गया, दूसरे में ज्यादा निकली तो वो महाप्राण में चला गया। अगला पॉइंट है आपका आज का वो है घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 सघोष, या फिर इसको हम घोष वर्ण भी कह सकते हैं, सघोष या फिर घोष, और दूसरा है अघोष। अब घोष का मतलब यहां है स्वर तंत्रियों में कंपन का होना। प्राण का मतलब क्या था? वायु से था। घोष का मतलब यहां है स्वर तंत्रियों में कंपन का होना। श का मतलब होता है साथ में, ए का मतलब होता है बिना साथ में, और घोष का मतलब कंपन। कंपन के साथ वाले जो वर्ण होंगे वो सघोष हो जाएंगे, और बिना कंपन वाले जो वर्ण होंगे वो अघोष हो जाएंगे। तो देखेंगे इनकी श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सघोष की श्रेणी में वर्ण आता है वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, मतलब 345। 3 4 5 अभी बताए गए थे ना, 1 3 5 थे, तो वैसे ही लास्ट के 3, 5 वर्गों के लास्ट के 3, पहला दूसरा छोड़ देंगे, हर वर्ग का पहला दूसरा छोड़ देंगे, बाकी बचेंगे 3 4 5, तो वो हो जाएंगे आपके सघोष। प्लस में सभी स्वर, प्लस में अंतस्थ व्यंजन, और प्लस में है, ये आपके कहलाएंगे सघोष, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। क्या होगा? कंपन होगा। अघोष, अब इनमें कंपन नहीं होगा। कौन कौन से वर्ण आएंगे? वो वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण, प्लस में श और स, ये आपके कहलाएंगे
अघोष, अघोष वर्ण कहलाएंगे या 3 4 5 सघोष, 1 2 अघोष। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सभी स्वर होते हैं, पेपर में आया था ये बात, कि सभी स्वर होते हैं। अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण सघोष, महाप्राण सघोष और महाप्राण अघोष। ये प्रश्न बन के आया था एक, कि सभी स्वर होते हैं। अभी अभी हमने पढ़े गए हैं कि स्वरों को किस किस में, स्वर अल्प प्राण में भी आए थे और स्वर सघोष में भी आए थे। तो ऑप्शन देखना है हमें अल्प प्राण सघोष, तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है ये इसका उत्तर हो जाएगा अल्प प्राण सघोष। ये पेपर में आया था प्रश्न। और ये आपकी जो वर्णमाला का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब आपका जो पॉइंट बचा है वो है वर्णों का उच्चारण स्थान, और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जो अपने अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। इसकी क्लास आपके लिए हम कल लेके आएंगे। धन्यवाद।